हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने सुपर टेट 2018 के पेपर में 1 to 17 तक के क्वेश्चंस को पार्ट 1 में देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे 71 to 150 के क्वेश्चंस को। आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। ओके, तो आप सब जानते हैं इसका नाम क्या है, पम्पास। ओके दोस्तों, देखिए पम्पास के बारे में मैं आपको बता दूं कि पम्पास जो है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का एक मैदान है। ओके, जो कि दक्षिण अमेरिकी तराई क्षेत्र है और वह जो है कि इसमें यूबिनस आयर्स, ला पम्पा, संता केएंट्रे, कोर्डोवा के जिंटा अंत मतलब प्रांत जो है कि इसमें शामिल है। ओके, और एक आपका आता है पेरी। पेरी तो पेरी जो है आपका कि पेरी उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान है। एक आता है आपका वेल्ड। वेल्ड जो है कि दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के खुले देश को दिया गया था, ठीक है, जिसका उपयोग चारागाह और खेत के लिए किया जाता है, वो है। एक आपका देखोगे स्टेपीज है। स्टेपीज जो है कि महाद्वीपीय अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ से कट करना होगा। देखिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम बताइए। तो वो है आपकी गल्फ स्ट्रीम। कौन है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहने वाली एक गर्म महासागरीय धारा है। ओके, और गल्फ स्ट्रीम एक मजबूत महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर में गर्म पानी लाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो आपका है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। ओके, कांडला बंदरगाह के बारे में कुछ समझ लीजिए। ये जो है कि कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में भारत के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर का एक प्रवेश द्वार है, जो अत्यधिक दैनिक ज्वार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रकिंसन पर्वत किस देश में स्थित है? तो आपका है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस का डिटेल भी करते जा रहा हूँ जहाँ से जो चीज़ें रिलेट करती है, और अगर ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन पे मतलब 2018 के पेपर को जो आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे ये सारे ऑप्शन वहाँ आपको टकराए हुए मिलेंगे या वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि ड्रैकेंसनबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो है दक्षिण अफ्रीका, और यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में एक है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ओके, और आगे देखिए इसकी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये तीनों होकर गुजरती हैं अफ्रीका से। ओके, और अगर बात की जाएगी भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अंशांश के साथ पृथ्वी के केंद्र के साथ साथ चलती है। बात अगर करेंगे कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। बात करेंगे मकर रेखा की, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। ओके, आगे देखिए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो आप हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू।
देखिए दोस्तों, इससे और क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि राज्य समिति या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति वल्लभ भाई पटेल, सदन समिति बी पट्टभी सीतारमैया, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे सब है? तो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। और इसके बारे में भी समझ लीजिए क्या कह रहा है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसमें क्या है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में एक संगठित महिला समूह द्वारा उठाया गया पहला सामाजिक सुधारक मुद्दा था। ओके, और ये कब? 1929, बाल विवाह 1929। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में, सूरत में स्थापित की गई थी। ओके, और कंपनी ने 1668 में फ्रांसीसी कैरोन के तहत सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। और यहीं अगर बात की जाए कि दूसरे कारखाने की, तो दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, ये एक पॉइंट आपका बनेगा यहाँ से। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था आपका। और ऑस्ट्रेलिया से और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो कि सूची को लिया गया था, तो वो है आपकी समवर्ती सूची का उदाहरण लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार तो लिया गया है आपका अमेरिका से। और संयुक्त शस्त्र का विचार भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार एवं वाणिज्य भी लिया गया है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है, ये भी एक पॉइंट इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कौन सा 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि 1813 का चार्टर अधिनियम देश में आधुनिक शिक्षा की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया गया था। इस अधिनियम ने विषयों को शिक्षित करने में इस्तेमाल होने वाली 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि को अलग रखा गया था 1813 के चार्टर अधिनियम में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप ऑप्शन देखो तो क्वेश्चंस का आंसर तो आपको ऑप्शन में मैंने लिख ही दिया है, लेकिन कुछ और जो मिलते चले जाएंगे उसको में भी आप डिटेल समझते चलिए। पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो हर्बर्ट। ओके, अब देखिए पाठ योजना के बारे में बात अगर की जा रही तो पाठ योजना क्या है? पाठ योजना निर्माण, तो पाठ योजना का अर्थ जो है सुसंगत तरीके से पाठ को आगे ले जाने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार पाठ की रूपरेखा है। पाठ योजना एक उद्देश्य है जो कि पूरे पाठ के लिए उद्देश्य का एक विवरण बनाना है। ओके, आगे देखिए। मक्तक में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो सब जानते हैं हम लोग, क्या प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ओके, प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? तो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है मक्तब में। ओके,
देखिए, इसके बारे में अगर समझना है तो समझिए क्या कह रहा है कि मध्ययुगीन इस्लामी दुनिया में एक प्राथमिक विद्यालय को मकतब के रूप में से जाना जाता है। ओके, और प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य आप जानते हैं कि 6 साल की उम्र से बच्चों को मकतब स्कूल भेजना जाना चाहिए और 14 साल की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? तो डीवी। कौन थे दोस्तों? तो थे डीवी। आगे देखिए, अव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस स्तर से संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर से। ओके, अब देखिए अव्यय किसे कहते हैं? तो प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अव्यय कहा जाता है। जबकि वहीं अवरोधन लिखा है तो अवरोधन जो होता है 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में एक बच्चे के प्रतिधारण को अवरोधन कहा जाता है। ओके, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? तो थॉर्नडाइक है। कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे? तो थॉर्नडाइक। आगे देखिए, शैक्षिक तकनीकी तिथि का दूसरा नाम है निर्देशात्मक। इसका नाम क्या है? निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो वो होता है उसका भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष। ओके दोस्तों, अब देखिए भावनात्मक पक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपने देखा होगा कि इसको 3 स्तर पर डिवाइड किया गया है। ओके, पहला आपका जो होगा जैसे कि संज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा है भावात्मक पक्ष है और तीसरा है मनोगत्यात्मक पक्ष है। ओके, जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 स्तरीय पदानुक्रमिक मॉडल पर बनाया गया है। कौन कौन सा? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और एक आपका है लास्ट मनोगत्यात्मक पक्ष। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो नैदानिक परीक्षण। ओके, नैदानिक परीक्षण। और नैदानिक परीक्षण की बात अगर की जाएगी तो नैदानिक परीक्षण जो है आपका, जो कि शिक्षक को शिक्षार्थियों की अधिगम की समस्याओं या कमियों को जानने और उनको अधिगम क्षमता, कमजोरियों, कौशल आदि को पहचानने में क्या करता है? ये मदद करता है। कौन? नैदानिक परीक्षण। इसके कुछ उद्देश्य भी मैं आपको बता दूं कि यह परीक्षण जो है बच्चों की समझने की कमियों को जानने में मदद करता है और यह विशेष रूप से शिक्षार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। गैनी के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है तो वो है आपकी समस्या समाधान। समस्या का समाधान। ओके, रिक्त स्थान भरिए। मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह सृजनात्मक
सृजनात्मक के घटक हैं या सृजनात्मकता के घटक हैं। ओके, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक चिंतन के महत्व पर बल देती है। तो ये तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो ये है आपका, एक तो है अपसारी पे बल देता है ये, ओके, और एक आपका देता है पार्श्व पर, ओके। रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत एक बालक के डैश की व्याख्या करते हैं। कोहलबर्ग यानी कि नैतिक की बात हो करते हैं कोहलबर्ग। ये होगा क्या? नैतिक। देखिए, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया है, ओके। और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की व्याख्या करता है। एक शिशु जन्म के पश्चात 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो देखिए, इसका है आपका पूर्व उत्पादन चरण। मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल कर रहा हूँ। पूर्व उत्पादन चरण, ओके। तो इसमें मुख्यतः 5 तरह के चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण की अगर बात करेंगे बच्चे के भाषा विकास से संबंधित को लेकर के, तो पहला है आपका पूर्व उत्पादन चरण, दूसरा है प्रारंभिक उत्पादन, तीसरा है भाषण उद्भव, चौथा है मध्यवर्ती प्रवाह और 5वां है उन्नत प्रवाह, ओके। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, अगर एक बात ये भी समझिए कि पूर्व उत्पादन चरण जो है, जो कि 0 से 6 महीने के लिए होता है, और प्रारंभिक उत्पादन जो है कि जो 6 महीने से 1 साल के लिए होता है। भाषण उद्भव की बात करेंगे अगर आप, तो 1 से 3 साल तक के लिए किया जाता है। मध्यवर्ती प्रवाह की अगर बात करेंगे तो 3 से 5 साल, और उन्नत प्रवाह 5 से आगे के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल केवल किया है, लिखा नहीं हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है कि एक शिशु जन्म के पश्चात 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो पूर्व उत्पादन चरण में होता है, ओके दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने। ओके दोस्तों। इनका देखिए, E.L. थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जो कि आधुनिक शिक्षक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। थॉर्नडाइक बिल्ली। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? थॉर्नडाइक ने, ओके। और इनका प्रयोग किस प्रकार था? तो थॉर्नडाइक ने पहली बॉक्स में अपनी बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ओके। अब देखिए, जो इनके सिद्धांत रहे हैं 3 रहे हैं। पहला कौन सा रहा है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रवाह का नियम। और इसी में मैं बात कर लेता हूँ पावलोव, यानी कुत्ते की अगर बात की जाएगी तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत इवान पावलोव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चंस का आंसर जितने भी ऑप्शन से मिलते जुलते रह रहे हैं, मैं सबको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और सबको इसी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि जैसे कि कभी भी कोई क्वेश्चंस लगाओ तो क्वेश्चंस का आंसर यानी कि ऑप्शन में राइट तो देखिए, लेकिन जो 3 ऑप्शन आपके और बच रहे हैं उनके बारे में भी समझते चलिए, ओके। अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका है स्किनर, ओके। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता
वाले बच्चों के लिए की गई है। ओके। आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया। अच्छा, ये आपका रह गया कि बुद्धि लब्धि के स्तर पर मंद बुद्धि के स्तर का सही क्रम क्या है। तो मंद बुद्धि के स्तर का सही क्रम पहला होगा आपका मंद बुद्धि। पहले ही आपका आएगा क्या, मंद बुद्धि। फिर एक आपका आएगा मूर्ख। फिर एक आएगा आपका जड़ बुद्धि। ओके। देखिए, जो जड़ बुद्धि से भी पहले एक बुद्धि आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि। ओके। थोड़ा सिस्टम अपडेट हो रहा है तो वेट करना पड़ सकता है आप लोगों को। आइए तो मैं आपके इसके बारे में बता दूं कि देखिए, इस पे एक गणना सूत्र बनाया गया है जिसका फॉर्मूला होता है इंटेलिजेंस कोसेंट इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि इसका एक फॉर्मूला होता है। ओके। आगे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा था मंद बुद्धि और एक आपका होता है जड़ बुद्धि। ओके। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक व लेखिका। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है। तो वो है आपका अरुणिमा सिन्हा। ओके, अरुणिमा सिन्हा। ओके। एवरेस्ट की बेटी जो कि अरुणिमा सिन्हा है और यह एक भारतीय पर्वतारोही है। ओके। इन्होंने 2013 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अपंग महिला थी। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था। तो 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया था। यह एक छात्रवृत्ति योजना बालिकाओं को पैसे देने के लिए बनाया गया है। ओके। अकबरनामा किसने लिखी है। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल। ओके दोस्तों, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं, मतलब लेखक हैं और अकबर के शासन का इतिहास में संबंधित रखते हैं वो। ठीक है। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है। भारत कला भवन नगर अपने शहर वाराणसी में से संबंधित है। ओके। अब भारत कला भवन का केंद्र जनवरी 1920 में विकसित हुआ है। ओके। देखिए, जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। तो जलीकट्टू आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ओके, तमिलनाडु। जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है। वहीं अगर पूछा जाए कि कलारी पट्टू किससे संबंधित है। कलारी पट्टू आपका किससे संबंधित है। तो वो है केरल से। और अगर आपसे पूछे कि कंबाला रेशा, मतलब कि कंबाला रेस किससे संबंधित है। तो वो है कर्नाटक। और एक आपका बनेगा कबड्डी और खो खो, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ खेली जाती है। कबड्डी और खो खो जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो खेला जाता है हमारा आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो जौनपुर। आप सब जानते हैं किसको कहा जाता है। जौनपुर को कहा जाता है।
जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में किया था। ओके। और जौनपुर सर्की की योगदान यानी कि साहित्य वास्तुकला के लिए सुल्तान को और संगीत कलाकार के लिए उसको क्या कहते हैं, याद किया जाता है। और इसे जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है, जैसा कि अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेमिसारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वो है सीतापुर में। कहाँ है दोस्तों? सीतापुर में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है गोमती नदी के किनारे। सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो कोणार्क। कहाँ है दोस्तों? कोणार्क में है। ओके। और एक दो मंदिर के और बारे में बात कर लेता हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस यानी वाराणसी में, ये काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर, तो महाकालेश्वर मंदिर जो है कि दक्षिण मुखी के रूप में जाना जाता है। ओके। और यह कहाँ पे है आपका? उज्जैन में। आगे देखते हैं, ये जो कुछ फेमस मंदिर जो मेरे दिमाग में थे मैंने आपके साथ जिक्र किया। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। धर्मपाल। किसने? धर्मपाल। आइए पालों के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ओके। और धर्मपाल कौन था? तो उसके बाद आता है गोपाल। गोपाल के बाद फिर आते हैं कौन? धर्मपाल। धर्मपाल जो है कि गोपाल के पुत्र। और बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने ही की थी। फिर आते हैं देवपाल। देवपाल के बारे में अगर बात करेंगे तो देवपाल धर्मपाल के पुत्र और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया था। ओके। फिर आता है महीपाल। महीपाल के बारे में देखेंगे तो पाल साम्राज्य को बिहार तक विस्तारित करने वाला कौन है? तो महीपाल है। फिर अंतिम प्रबल पाल राजा कौन था? तो रामपाल। और अंतिम पाल राजा जो था मदनपाल था। ओके। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओके। और पूछा जाए कि आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग मनाए थे, तो किया था वो 21 मई। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के याद मनाया जाने वाला जो दिवस है वो कौन है? 14 नवंबर। ओके दोस्तों। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेपर गोल्ड कहा जाता है IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR को। ओके। देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं IMF। ओके। के विशेष आहरण अधिकार को, जो कि SDR है। ठीक है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल से ढकी हुई होती है, इसलिए भी हमें लाल दिखाई देता है। ओके। और सौर मंडल के जो सूर्य के सबसे नज़दीक से शुरू होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहले शुरू होता है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ओके। आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील हमारी किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। ओके। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो है हमारी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ओके।
और महिलाओं के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं जो कि फेमस रही हैं। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की प्रथम महिला मंत्री अमृत कौर। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ओके दोस्तों, एकदम क्वेश्चंस जो भी पूछे और आपको दिमाग में जो जो चीज़ें चलती चलें उस सब के बारे में जिक्र करते चलिए। एग्ज़ाम हॉल में भी बैठे रहिए तो ऑप्शन को देखिए, मतलब क्वेश्चन देखा, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। मॉक लगा रहे हैं तो मॉक लगाते हुए क्वेश्चंस का आंसर देखिए और आंसर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वो भी देखिए। ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन बने उनको भी देखिए। ओके दोस्तों, आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको इन सारी सब चीज़ों का मास्टरी करा दूंगा। जैसे कैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन के साथ जैसे जब आप खेलना शुरू कर देंगे, सिलेक्शन लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ओके, वर्ष 2017 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? शुभांगी स्वरूप। ओके, थोड़ा स्पीड में चलते हैं अब। भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय महिला महोत्सव का आयोजन स्थल है तो वो है गोवा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो समय की बात हो रही है तो उस समय इंदौर, मध्य प्रदेश। सिक्सटी फोरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था? तो अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अचल कुमार ज्योति। अचल कुमार, ये सारे करंट हैं उस समय के। ज्योति। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया था? एंटोनियो गुटेरस को। एंटोनियो गुटेरस को। व्यास सम्मान 2070 के लिए किसे चुना गया है? तो उस समय थे ममता कालिया। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर। कब दोस्तों? 19 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रसून जोशी को। ओके, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश।
वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया है? ओके, तो आपका है शिकागो। डूरंड कप किस खेल से संबंधित होता है? तो डूरंड कप खेल से संबंधित होता है फुटबॉल। कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तन नया नाम क्या है? तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ओके, आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो गीतांजलि। ओके, गीतांजलि। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया है। BCDI और DI, तो DE। देखिए BC की बात अगर हो रही है, देखो 2 है, ये 3 है, तो ये होगा आपका 4 और 9। तो ये D है, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। तो यहाँ देखोगे DE को, तो ये है 4 और 9, यानी हो जाएगा 16 और 25, और 16 पे होता है P, 25 पे होता है Y। तो जो करेक्ट आंसर है PNY, मतलब PY। ओके, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ओके, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो कमल की माँ, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा रविज मदर, और यहाँ हो जाएगा रवि। क्लियर है? तो यानी कि मैटरनल अंकल यानी मामा। क्या बनेगा दोस्तों? मामा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 4, 9, 16, 25, तो आप बता सकते हो कि आगे क्या होगा? 36। और यहाँ से देखो -2 चलते चले जा रहा है, तो जिसमें कि आपका क्या होगा? G की बात -2 करेंगे तो E आ जाएगा। ओके, यदि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन को 5, 6, 7, 8, 7, 3, 2, 7, 1 लिखा जाए, तो देखो यही इसी क्वेश्चन में इसका आंसर है। देखो आप ध्यान से, तो N की जगह है 1, ओके, O की जगह है 7, T की जगह है आपका 2। तो ऐसे ही रखोगे जब इसमें नोटेशंस में क्या है? नोशन है। ओके, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? 1, 7 मिलेगा आपको, 1, 7, 3, 3, 2, 7, 1। इट इज करेक्ट आंसर। मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर 4 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने चले स्थान से कितनी दूरी पर है? दूरी तो हो गई उसकी 5 किलोमीटर, क्योंकि 3 ये है और 2 ये है। ओके, 5 तो ये हो गए, और वो किस दिशा की तरफ है? तो पश्चिम की तरफ मुँह किए हुए हैं। ओके, तो 5 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर पश्चिम। आइए दोस्तों तेजी से बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है? हार्डवेयर। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? तो कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है होम पेज। होम पेज कहलाता है।
एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है? तो बाइनरी फॉर्म में वो संरक्षित रहता है। ओके, बाइनरी फॉर्म में संरक्षित रहता है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट फाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे? अटैचमेंट फाइल। अटैचमेंट फाइल। ओके, अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट। ओके। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो लोकतांत्रिक मूल्य से संबंधित है। लोकतांत्रिक मूल्य से संबंधित है। अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह कौन सी भूमिका होगी उसकी? परामर्शदाता के रूप में। परामर्शदाता के रूप में। और परामर्शदाता होता कौन है? तो परामर्शदाता वह होता है जिसे लोगों को सुनने और परामर्श के साथ चर्चा की मदद से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ओके, वो आपका होता है परामर्शदाता। यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? तो हम करेंगे चर्चा विधि का चुनाव। चर्चा विधि। ओके। दंड किस प्रकार का पुनर्बलन होता है? दंड आपका देखिए ना ही नकारात्मक ही होता है ना ही सकारात्मक होता है। और अगर ऑप्शन देखोगे जिस प्रकार से मैं चीज़ों को बताऊंगा कि दंड कोई भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं दे सकते हैं, इसको हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं। देखोगे वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो NCTE। NCTE जो है आपका कि वो इसका आंसर यहाँ रहना चाहिए। ये है NCTE। तो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक को निर्धारित करने वाला NCTE है, जो कि एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में अस्तित्व में यह आया था। एक आपका होता है देखिए NCTE, एक आपका होता है UGC, एक होती है आपकी CBSE। ओके, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप UGC की बात करोगे तो UGC जो है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। ओके। CBSE की अगर बात करेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि 1962 में आया था। ओके। एक आपका होता है AICTE। ओके, एक लास्ट आप ये भी जान लो कि एक आपका होता है AICTE, लेकिन आप तीन के बारे में अच्छे से क्लियर समझिए। क्लियर है? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51A में। 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 15 जो कि जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। ओके, इसका क्या अर्थ है कि राज्य को इन आधारों पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 21A यह घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 ओके, यह जो है बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता और अयोग्य आवश्यकता की स्थिति में व्यक्तियों के लिए कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता अधिकारों की रक्षा करना है। ओके दोस्तों, मैं आपको एकदम
सुपर टेट, सी टेट, जितने भी टीचर संबंधित एग्जाम्स होंगे उन सब में आपको मैं मास्टरी करा दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑप्शन से भी हम लोग खेलेंगे, क्वेश्चन के साथ भी खेलेंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ करके एग्जाम को इस तरह से देखे खेलेंगे जैसे कि हम लोग एग्जाम नहीं गेम खेल के आ रहे हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 रिलेशन कहलाता है। ओके, तो कहलाता है परामर्श। परामर्श के बारे में मैंने भी आपके साथ जिक्र किया था, परामर्श। ओके, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1988 को राष्ट्रीय परामर्श यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। ओके, इसके कुछ उद्देश्य भी रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता रहा है, सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है, शिक्षार्थी और शिक्षकों की प्रेरणा है, सामूहिक लामबंदी और लोगों की भागीदारी है, तकनीकी शैक्षणिक इनपुट है, कुशल प्रबंधन और निगरानी है। ओके दोस्तों, और देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष माने रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। ओके, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में एक भावनात्मक एकता समिति का आयोजन किया। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कुछ सिफारिश की थी। और वो अगर बात की भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद। और देखिए हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो वो है हमारा पोर्टफोलियो। कौन है दोस्तों? पोर्टफोलियो। क्लियर है? देखिए पोर्टफोलियो के बारे में भी जान लेते हैं कि एक पोर्टफोलियो एक छात्र की प्रमुख सीखने की उपलब्धियों और सामर्थ्य का सारांश है। यह एक छात्र के कार्य उपलब्धियों का वर्णन करता है। कौन? पोर्टफोलियो। ओके, एक आपका होता है नैनंदिनी, सुना है नाम आप लोगों ने? दैनंदिनी। ओके, इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या है ये, कि दैनंदिनी एक दिनांक पुस्तिका या पत्रिका है जहां आप घटनाओं, भावनाओं, विचारों या संवेदनाओं को संग्रहित करते हैं। जिस दिनांक पुस्तिका में आप जानकारी का ध्यान रखते हैं वह डायरी का एक उदाहरण है। पत्रिका जिसमें आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं वह डायरी का एक उदाहरण है। वो कौन है? दैनंदिनी। ओके, इसी सारे क्वेश्चंस के साथ आज जो हम लोग देखे हैं 70 to 150, हमने पार्ट 1 में देखा था आगे के क्वेश्चंस को जो कि 1 to 70 था। फिर हम लोगों ने देखा है 70 to 150 जो कि मेरा सुपर टेट 2018 पार्ट 2 है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में भी आए हैं और आपको इन सारे क्वेश्चंस की जो भी अदर क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने उसके बारे में भी डिटेल किया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ओके, लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।